एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 16। टू परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड एसेट्स। ऑफिस के अंदर हम कुछ छोटी छोटी एसेट्स परचेज करते हैं, लेकिन अगर उन एसेट्स को, क्योंकि उनका जो अमाउंट होता है ना, उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, अगर हम सेपरेट अकाउंट उनका ओपन करें तो छोटे छोटे अकाउंट्स अननेसेसरी हमारे क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए एक हेड के अंडर में हम उन सभी एसेट्स को शो करते हैं। उस हेड का नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। When any equipment of use in office such as chairs, कैश बॉक्स होता है, कैलकुलेटर एक्सेट्रा आर परचेज, देन दी अमाउंट इज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट। जब हम कोई एसेट जैसे चेस्ट है, कैश बॉक्स एंड कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, है ना, ये सभी हम परचेज करते हैं ऑफिस के लिए। जैसे एक कैलकुलेटर हमने 500 रुपीज़ का परचेज किया, तो अगर उसकी एंट्री अगर हम करेंगे नॉर्मल, तो कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग ये कहती है कि जब बहुत कम अमाउंट की कुछ एसेट्स हम परचेज करते हैं तो एक कॉमन हेड बना दो, उस हेड में इसे डाल देंगे। तो ये ऑफिस इक्विपमेंट एक हेड उन्होंने बना लिया कि ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट सच एज प्रिंटर हो सकता है, कुछ आर परचेज एंड द अमाउंट इज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये सब हम परचेज करेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे एंड कैश अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर द कैश पेमेंट। सप्लायर अकाउंट इज क्रिएटेड इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट। क्रेडिट परचेज किया है इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या सप्लायर के नेम से हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली व्हेन एसेट्स सच एज टाइपराइटर, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा आर परचेज फॉर बिजनेस। लेकिन अगर हमने बिजनेस के लिए मीन्स फैक्ट्री के लिए ये सब चीजें हमने परचेज किए हैं और एक बड़ा अमाउंट इन पर एक्सपेंड हम कर रहे हैं, तो देन एसेट्स अकाउंट मीन्स टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन सेपरेट नेम से हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे बेटा। इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट और सप्लायर अकाउंट इज क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर दी कैश और क्रेडिट परचेज। क्लियर है? यहाँ पर अगर ऑफिस के लिए कुछ एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट बहुत कम है, तो उस इंडिविजुअल एसेट्स के नेम की प्लेस पर हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। नेक्स्ट 17, एक्सपेंसेस इनकर ऑन द परचेज ऑफ एसेट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन। इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं उस पर कोई भी एक्सपेंड हम पे करते हैं, तो न्यूली परचेज एसेट्स पर जो एक्सपेंसेस पे किए गए हैं वो सभी एक्सपेंसेस उस एसेट की कॉस्ट में और ऐड हो जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं तो उसका प्लेटफॉर्म जहां पर वो रखी जाएगी, उसका प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, है ना। तो वो सभी इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन चार्जेस के हेड में इंक्लूड होते हैं। तो न्यूली एसेट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं उस पर जो भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे तो उस एसेट्स की कॉस्ट में वो ऐड होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लास्ट एक एग्जांपल में कर चुके थे। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑन एसेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट, thus these expenses are added to the value of asset, therefore expenses increased on purchase of an asset are debited to the concerned assets account and credited to the cash account। कोई मशीन पर हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि न्यू एसेट परचेज करने पर कोई भी एक्सपेंसेस होता है उसको एक्वायर करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस भी कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर ओल्ड एसेट्स हमारी है उस पर कोई भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो उस एसेट्स में ऐड नहीं होगा। फिर उस एक्सपेंसेस के नेचर को हम देखेंगे कि ये जो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं वो उस एसेट्स की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था आपके 4 व्हीलर का कि अगर आप जो है फ्यूल डलवाते हैं तो वो आपका रेगुलर एक्सपेंसेस है, तो फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। लेकिन अगर आप 4 व्हील ही चेंज करा देते हैं, उसके टायर ही चेंज करा देते हैं, तो उसकी कॉस्ट में वो ऐड होते हैं। कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही करोगे, लेकिन वहां पर टायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करोगे। 17 सर, अगर हमारी पुरानी मशीन खराब हो जाती है तो क्या कौन सी एंट्री होगी? हाँ, वो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी बेटा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
कैरीज एन इंस्टॉलेशन पेड ऑन बिहाफ ऑफ बायर। देखो, कोई जब हमसे कोई भी चीज खरीदता है उसके बिहाफ पर हम कुछ एक्सपेंसेस पे कर देते हैं। These expenses are to be charged on the buyer and hence are debited of the buyer's account and credited to the cash account। ये होता है कि जब हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो जिसको हमने सेल किया है वो उस समय मौजूद नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, हम सेलर हैं, बॉम्बे में हम रहते हैं, मथुरा में हमारा परचेजर है, कस्टमर है, तो हम उसको एसेट्स भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम उसके बिहाफ पर पे कर रहे हैं। बायर अकाउंट डेबिट करेंगे, जो पर्सन है उसको हम दोबारा से डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं। फ्रेंड है कोई मोहन, उसको एक रेंट पे करना था, तो आपने कहा कि आपका रेंट मैं पे कर दूंगा, तो एक्सपेंसेस आपका नहीं है, ये किसका है? मोहन का है। तो एक तरह से आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो मोहन पर लोन है आपका, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। और जब मोहन आपको पे करेगा तो उस समय एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन से अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस। दीज आर वेरियस पेटी एक्सपेंसेस इन द बिजनेस। बिजनेस में बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट है, चाय नाश्ता अपने एम्प्लॉइज को करा रहे हैं, हम लोग वर्कर्स को करा रहे हैं, कोई गेस्ट को करा रहे हैं, मीटिंग्स एक्सपेंसेस होते हैं, रिक्शा फेयर होते हैं। These are debited to trade and miscellaneous expenses account and credited to the cash account। तो इसका भी एक हेड अलग से बना लेते हैं, miscellaneous expenses या trade expenses। तो miscellaneous expense account डेबिट या trade expense account डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। वहां पर ये नहीं करेंगे रिक्शा फेयर अकाउंट डेबिट या रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट। इससे करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। छोटे छोटे खर्चों को हम एक हेड में डाल देते हैं, मिसलेनियस हेड बोलते हैं उसे। पॉइंट नंबर 20, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मीनिंग कोई बताएगा भाई? यस बेटा। उस पे उसकी कॉस्ट थोड़ी थोड़ी घटाते रहते, जैसे मशीन पुरानी होती है। हाँ, उस पे उसने मशीन खरीद ली तो उस पे कुछ परसेंट घटती आएगी हर ईयर। हर ईयर कुछ जिस तरह से हम बेटा किसी एसेट्स को यूज करते रहते हैं ना, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम होती जाती है डे बाय डे। ईयरली जो वैल्यू डिक्रीज जाती है, इसलिए हाँ, तो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है विद इन 1 ईयर तो वो कहलाती है हमारी डेप्रिसिएशन। जैसे 10,000 की हमारी कोई एसेट्स थी, अब वो रह गई 9,000 की, तो 1,000 जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज ड्यू टू देयर कंटीन्यूअस यूज। कितना डेप्रिसिएशन होगा बेटा? देखिए, ये तो पहले से मेंशन होता है, एसेट्स की नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ सभी एसेट डेप्रिसिएट ही होती हो, कुछ एसेट जो हैं वो उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे गोल्ड है, लैंड है, हमारे पास जमीन पड़ी हुई है कहीं, तो उसकी एसेट्स भी इंक्रीज होती है ना, वैल्यू डिक्रीज नहीं होती उसकी। तो कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन जो है ना, एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, वो एसेट्स की नेचर पर होता है कि भाई जिस समय हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि ये कितने दिन चलेगी। भाई कोई भी गाड़ी आप परचेज करते हो तो उसकी लाइफ कितनी मानी जाती है एज पर लॉ? 15 साल। 15 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन रहता है ना, किसी भी, उसके बाद हटा दी जाती है। हाँ, उसके बाद वो आउट ऑफ सर्विस हो जाती है। क्लियर? तो जैसे मान लो 1.5 लाख की कोई अपने गाड़ी खरीदी है और 15 साल चलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल रुपए पर ईयर वो डेप्रिसिएट होती जाएगी और 15 साल बाद जीरो हो जाएगा उसका बैलेंस। तो वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूज एंड वियर एंड टियर। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। दिस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। At the end of the year, it is essentially to charge depreciation on asset at a fixed rate of ascertain the net profit or loss। एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, सो दैट डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, थस डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए डेबिटेड एंड एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जैसे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हो गया 5,000, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट करेंगे, तो दी एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एसेट्स। जिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन है उस एसेट्स के नेम से यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट बेटा।
एंट्री रिलेटेड टू बैड डेट। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर हमारी बनते हैं बेटा। डेटर वो पर्सन है जो हमें, जिनको हमने सेल किया है, जिन पर हमारा अमाउंट ड्यू है, जो हमें इन फ्यूचर पे करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनका जितना अमाउंट उनके ऊपर ड्यू है वो हमें पेमेंट कर दें। कुछ डेटर हमारा अमाउंट जो है वो लेकर चले जाते हैं, अननोन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो वो डेटर का अमाउंट हमारे लिए बैड डेट हो जाता है। कंडीशन में बेटा ये हमारे लिए लॉस है। देन गुड्स आर ऑल्सो सोल्ड ऑन क्रेडिट इन दी बिजनेस टू इनहेंस दी सेल। सेल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट सेल बिजनेस करता ही है। समटाइम दी अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए डेटर मे बिकम irrecoverable either party or due to the insolvency or some other reason। बहुत से रीजन हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पर्सन, या फिर पर्सन पे हमारा अमाउंट है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। सच irrecoverable amount is called bad debt। मर जाता है तो फिर मर जाता है तो उसके नॉमिनी पर, क्योंकि ये ध्यान में रखना हमेशा कि लोन जो है वो किसी पर्सन को नहीं दिया जाता, उस पर्सन के पास में जो एसेट्स है उस पर दिया जाता है। तो अगर कोई पर्सन मर भी जाए ना, तो जो एसेट्स को यूज करने वाला पर्सन बचा, उसे वो लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो ऐसी कोई एसेट बचे ही नहीं उसके पास, तो भी बैड डेट हो जाता है। एक एग्जांपल उन्होंने ले लिया। तो इट इज ए लॉस ड्यू टू द बिजनेस एंड ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, सो द बैड डेट अकाउंट इज डेबिटेड एंड डेटर अकाउंट इज क्रिएटेड। बैड डेट इज आवर लॉस। तो लॉस की कंडीशन में हमारा अकाउंट डेबिट होता है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, और जिस पर्सन से अमाउंट नहीं मिलेगा उस पर्सन के नेम से यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा, तो टू डेटर्स अकाउंट। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ अमाउंट उससे रिसीव हो जाए, ठीक है। तो बी पॉइंट में मैंने लिया है कि व्हेन पार्ट ऑफ द अमाउंट बिकम इररिकवरेबल, पूरा अमाउंट बैड डेट ना होके कुछ अमाउंट रिकवरेबल हो, उस कंडीशन में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमें अमाउंट रिसीव होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो अमाउंट बैड डेट हो गया वो डेबिट हो जाएगा, और फिर टू डेटर अकाउंट आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो ए एंट्री है वो एंट्री हमारी मॉडिफाइड हो गई, यहाँ पर रिवाइज हो गई, ठीक है। केवल कैश अकाउंट आ गया। यस बेटा, ये जो बैड डेट है तो इसमें वही अमाउंट आएगा ना जो इररिकवरेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इररिकवरेबल अमाउंट आएगा। जैसे 10,000 रुपीज डेटर पे था, लेकिन उससे हमें केवल 2,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, उस कंडीशन में 2,000 तो कैश में आ जाएगा डेबिट में, 8,000 रुपए जो नहीं मिलेंगे वो बैड डेट हो जाएगा, और 10,000 डेटर में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बैड डेट रिकवर्ड। अब ये देखिए, आज हमने ये मान लिया कि ये अमाउंट हमें मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में वो पर्सन हमारे सामने आ जाए और मुझसे कहे कि सर ऐसा है कि मुझे तो बड़ा पछतावा हुआ, आपका पेमेंट मैंने नहीं दिया, जो अमाउंट आपका रह गया था वो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो हमने तो बैड डेट मान लिया था वो, है ना। अब वो अनसर्टेनली वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो जब भी वो अमाउंट अगर रिसीव होगा तो वो हमारा इनकम का पार्ट हो जाएगा बेटा, है ना। तो देखो, सम टाइम एन अमाउंट डिक्लेयर एज बैड डेट इज रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द डेटर, इट इज गेन ऑफ द बिजनेस एंड कैश इज रिसीव्ड, सो द कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर बैड डेट क्रेडिट नहीं होगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से वो एंट्री पास हम करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है बेटा, पेपर में आती है, नोट नीचे दिया हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एट द टाइम ऑफ बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ डेटर अकाउंट, बिकॉज हिज अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ बैड डेट रिटन ऑफ। समझ में आया? जब बैड डेट हुआ था तो उस समय हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया था, तो पहले हमने क्रेडिट कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से यहाँ पर उससे हमें जब अमाउंट रिसीव होगा तो हम उसे क्रेडिट नहीं करेंगे, तो अदर अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैड डेट रिकवर अकाउंट। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस। जो भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे वो किस तरह से करेंगे, कुछ पॉइंट्स में मैंने इनको इंक्लूड किया है बेटा। तो जनरली इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील विद बैंक फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, thus while recording banking transaction, bank is either treated as a receiver or as giver।
ठीक है, कभी बैंक हमें दे रहा होता है, कभी हम बैंक को पे कर रहे होते हैं। तो फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड द जनरल एंट्री विच इज पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अब ये क्वेश्चन के साथ में आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन मिलते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, व्हेन अकाउंट इज ओपन इनटू बैंक, जब भी आप फर्स्ट टाइम बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे या फिर बाद में जब भी अकाउंट ओपन करने के बाद कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, तो एक कॉमन एंट्री आपको करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि जब भी आप बैंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ कैश आप डिपॉजिट बैंक में करेंगे। तो बैंक रिसीवर है यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्या जा रहा है हमारे पास से टू कैश अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, जो हमने डिपॉजिट किया है उसमें से कुछ अमाउंट हम बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये रिवर्स हो जाएगी, ऊपर जो एंट्री हुई है, क्योंकि वहां पर तो हमने डिपॉजिट किया था, अब वहां से हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर बैंक हमारी गिवर की कंडीशन में है, तो गिवर ऑलवेज हमारे क्रेडिट होते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 3, व्हेन अमाउंट इज पेड बाय चेक, अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर है, क्योंकि कभी ना कभी उससे हमने कुछ परचेज किया होगा, इसलिए उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर होगा और वो रिसीवर है। तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है बेटा, और किससे पेमेंट कर रहे हैं, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट सीआर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, अब कोई भी एक्सपेंसेस जैसे सैलरी एम्प्लॉय की हम जनरली अपने चेक से पेमेंट करते हैं, तो अगर पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है तो जो भी सैलरी है या एक्सपेंसेस है वो उस नेम से डेबिट होगा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी है बेटा। पॉइंट नंबर 5, व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस के अकाउंट से कुछ अमाउंट विथड्रॉ करता है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से कुछ अमाउंट विथड्रॉ करता है, तो उस कंडीशन में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगी। अगर बिजनेस ऑफिस से अमाउंट विथड्रॉ करता है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश डिक्रीज होगी। लेकिन चेक के थ्रू अगर बैंक से विथड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नेम से आपको शो करना है। पॉइंट नंबर 6, व्हेन रिसीव चेक इन नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, मान लो किसी पर्सन से हमें चेक रिसीव हुआ, हमने गुड सोल्ड किया था किसी को, उसने हमें चेक से पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज, लेकिन अभी वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि जब तक हम चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक हमारे अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उसको इंक्रीज नहीं करेगी उतने रुपए से। तो इसलिए अगर हमने सेम डे चेक डिपॉजिट नहीं किया तो वो चेक इन हैंड के नेम से शो होता है बेटा। जैसे चेक रिसीव हुआ और उसी दिन जाकर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होगा। लेकिन अगर चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, 1 और 2 डेज रिटेन्ड कर लिया, अपने पास होल्ड कर लिया, तो उस कंडीशन में एक अलग से स्पेशल अकाउंट आप ओपन करेंगे और उस अकाउंट का नेम है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पॉइंट नंबर 7, व्हेन एबव चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि जो चेक हमें रिसीव हुआ था, पॉइंट नंबर 6 में एक डेटर से हमें चेक रिसीव हुआ था ना यहाँ पर, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया, लेकिन इस चेक को नेक्स्ट डे या कभी आगे जाके फ्यूचर में बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो जब भी हम डिपॉजिट करेंगे तो पॉइंट नंबर 7 आ गया, तो व्हेन एबव चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है बेटा, क्योंकि बैंक में वो चेक जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड के नेम से आपको शो करना है। ये एंट्री नंबर 6 और 7 कब करनी है, जब चेक हमें किसी पर्सन से रिसीव हो और सेम डे अगर डिपॉजिट नहीं करें, तो 2 एंट्री आपको करनी पड़ेंगी। एक तो जब चेक रिसीव होगा तो ये एंट्री नंबर 6 करनी पड़ेगी, और जब आप चेक को नेक्स्ट डे कभी भी बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो ये 7th एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन सेम डे अगर चेक डिपॉजिट कर दिया तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट नंबर 8, व्हेन रिसीव चेक डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे मीन्स जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है उसी दिन आप बैंक में डिपॉजिट कर दें, तो चेक इन हैंड अकाउंट आपको अलग से ओपन नहीं करना, तो एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर भाई। पॉइंट नंबर 9, व्हेन
अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देती है और उस सर्विसेज देने के लिए कुछ चार्जेस हमसे ले लेती है, तो उस कंडीशन में पॉइंट नंबर 9 है बेटा, बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक। आपको एंट्री करनी है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 10, व्हेन ए कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक इन आवर अकाउंट, कि हम बॉम्बे में रहते हैं और हमारा एक कस्टमर मथुरा में है और उसको कह दिया कि भाई ऐसा है कि हमारा ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप हमारा जो भी अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दीजिए, तो उस कंडीशन में ये एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स अकाउंट। पॉइंट नंबर 11, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। सेम है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये आपको एंट्री पास करनी है। पॉइंट नंबर 12, इंटर अलाउड बाय बैंक, हमारे सरप्लस बैलेंस है ना बैंक में, उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, तो वो हमारी इनकम है बेटा। भी वो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगी तो हम अपने अकाउंट में ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पर इनकम को शो कर रहा है बेटा। पॉइंट नंबर 13, व्हेन डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, अब ये पॉइंट आ गया, जो चेक हमने डिपॉजिट किया है वो डिसऑनर हो जाए, तो उस कंडीशन में ये वाली एंट्री हमें करनी है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो चेक, यहाँ पॉइंट नंबर 8 देखो आप, पॉइंट नंबर 8 में हमें डेटर से चेक रिसीव हो रहा है और बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन वही चेक बैंक हमें इन्फॉर्म करे कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था अब वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें एंट्री क्या करनी है? वह सिंपल कंडीशन है, जो एंट्री हमने पहले की थी 8 में, उस एंट्री को रिवर्स कर देना है। ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया है ना, तो बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया हमें कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था वो कैंसिल हो गया है, डिसऑनर हो गया है, जो हमने पहले एंट्री की थी उसको आप रिवर्स कर देंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपको एंट्री पास करनी है। पॉइंट नंबर 24, ट्रांजैक्शंस अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस नहीं है अभी तक हमारे लिए, लेकिन उनका अमाउंट हमने पे कर दिया है इन एडवांस, तो वो एक्सपेंसेस हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस का पहले से पेमेंट कर देना। एन एक्सपेंसेस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस बिफोर द एक्चुअली इनकर्ड एंड द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज स्टिल टू बी ड्राइव्ड एट द सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, इट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। Such expenses are usually to a recurring nature, ठीक है, बार बार हमें करने पड़ते हैं एक्सपेंसेस throughout the normal course of business and include items such as rent, interest, utility bills, such as insurance premium भी हो सकता है इसमें, and prepaid expenses is treated as an asset in accounting sense, क्योंकि हमने एडवांस पे कर दिया ना किसी को, तो एक तरह से उनको हमने लोन दिया है, तो वो एक तरह से हमारा एसेट्स का पार्ट है बेटा, किसी पर ड्यू होता है हमारा तो वो डेटर होते हैं ना एक तरह से, लेकिन यहाँ पर उन्हें डेटर के नेम से शो नहीं करते, वहां पर उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस के नेम से शो करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ए एसेट्स, जिस तरह से डेटर एसेट्स होता है इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट्स होता है। इन अकाउंटिंग सेंस इट वैल्यू इज still to be received in the near future, hence the prepaid expenses account is also debited, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी एसेट्स हैं वो सभी डेबिट होते हैं जब हम रिसीव होते हैं हमें वो, तो उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स है इसलिए उसे डेबिट करना है। कंसीडर एज ए सिचुएशन वेयर रेंट फॉर 1 लाख इज पेड ऑन January 1st। अब ये उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया कि हम एज्यूम करते हैं कि January 1st को हमने रेंट पे किया 1 लाख रुपीज एवरी ईयर, 1 साल का रेंट है ये, बट अकाउंट इज क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। 1 जनवरी को हम रेंट पे कर रहे हैं 1 साल का, लेकिन अकाउंट हम बीच में क्लोज कर रहे हैं 31st मार्च को, तो अकाउंटिंग जो ईयर है ना वो 1 अप्रैल टू 31st मार्च है बेटा, है ना, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हमने 1 जनवरी को जो रेंट पे किया है, तो 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स का जो रेंट है ना ये तो इसी साल का माना जाएगा,
एंड जो 9 मंथ्स का रेंट बचा मीन्स अप्रैल टू 31 दिसंबर, नेक्स्ट 9 मंथ्स का जो रेंट है वो हमारा क्या है, प्रीपेड रेंट है हमारे लिए। तो देन एंट्री क्या करोगे, व्हेन द रेंट इज पेड ऑन 1 जनवरी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो एंट्री आपको नॉर्मल करनी पड़ेगी 1 जनवरी को, क्योंकि रेंट आप पे कर रहे हैं 1 लाख एंड 1 लाख। एंड देन ये है ना, ये सेकंड जो एंट्री है, ये एंट्री 31 मार्च को आपको करनी है बेटा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यहां पर लिखना है बेटा टू रेंट अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी है, कब करनी है, 31 मार्च को। तो 2 एंट्री हो गई, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। फॉर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख, एंड 31 मार्च को एंट्री आपको करनी है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। लेकिन अमाउंट यहाँ पर ना 9 मंथ, जो 9 मंथ नेक्स्ट पीरियड होता है वो बेटा वो एडवांस पीरियड होता है, तो पेड इन एडवांस हो गया वो एक्सपेंसेस। तो इन सभी एक्सपेंसेस को ना हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के नेम से शो करते हैं। तो वो तो एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री है लास्ट वाली जो हमने की है, लेकिन सेकंड जो एंट्री है ना वो ये है। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट एंट्री है एक तरह से। The prepaid expenses account is the representative personal account and donate those that have received the payment in advance. 25. Outstanding expenses. The expenses which has not yet been paid even through it has been incurred. ठीक है, एक्सपेंसेस हो गए हैं लेकिन उनका पेमेंट अभी तक हमने नहीं किया, तो जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लिस्टेड होंगे। एंड इफ बेनिफिट हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड इज नोन एज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस यूजुअली रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड इंक्लूड इट्स सच एज आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। ये आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है ना जनरली हम एक्सपेंसेस के साथ लगाते हैं जब उनको हम पेमेंट नहीं करते लेकिन उनका हमने बेनिफिट ले चुके होते हैं। एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी इन द अकाउंटिंग सेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड है, ये हमारे ऊपर बर्डन है, दूसरे का ड्यू है, तो जो ड्यू होता है अमाउंट हमारे ऊपर वो लायबिलिटी का पार्ट होता है। Since its benefit has already been obtained but the payment for it has not been made, hence the outstanding expenses account is always credited. Outstanding expenses account क्या करना है, सब हमेशा क्रेडिट करना है। The journal entry to pass for recording or outstanding expenses is as follow. अब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे सैलरी अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की हमने पे नहीं की है बेटा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ये एंट्री होगी। लेकिन अगर सैलरी पे कर दी है तो एंट्री क्या होनी है बताओ। एज्यूम करो कि सैलरी पेड इन कैश ₹2000, तो एंट्री क्या करोगे बताइए बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यस यस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब सैलरी पे नहीं की है ना, लेकिन ड्यू हो गई है हमारे ऊपर, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। मींस कैश की प्लेस पर आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज करेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस ड्यू टू बी पेड, ठीक है, पे करना है, ड्यू हो गया, ये नरेशन आपको लिखना है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर ए सिचुएशन व्हेन द सैलरी फॉर ए पर्टिकुलर मंथ इज पेड ऑन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। For the example, if the employee is to be paid salary for ₹2000 per month and it during the year only 11 months salary amounted to ₹22,000 have been paid to the employee। भाई अगर मान लो हम सैलरी एम्प्लॉय को इस महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट में देते हैं। एज्यूम करो कि अब चल रहा है हमारा जुलाई, तो 1 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई होगा, इसकी सैलरी हम 1 अगस्त को देंगे। तो हर महीने हम इस तरह देते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब आप 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे तो 31 मार्च वाली जो वाला महीना है उसकी सैलरी हमें कब देनी है, 1 अप्रैल को। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो सैलरी है हमारे पास अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो हमारी सैलरी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर।
तो इस कंडीशन में 11 मंथ की जो सैलरी हम पे कर चुके होंगे, 1 महीने की सैलरी हम पे नहीं कर पाए होंगे, तो वही वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पर, इफ द एम्प्लॉय इज पेड सैलरी 2000 per month and if during the year only 11 month salary amounted to rupees 22,000 have been paid, तो जो सैलरी पे कर दी है उसकी एंट्री हमें करनी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000, बट 2,000 फॉर 1 month will be outstanding salary. The entry of outstanding salary is as under, क्या करना है आपको, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर 2000 ये आपको सैलरी पे करने के बाद जो बची हुई सैलरी है उसकी एंट्री है बेटा। तो 2 एंट्री आपको कर देनी है, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे तो हम कंबाइन एंट्री किस तरह से करते हैं ये बता देंगे आपको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एंट्री रिलेटेड टू एक्रूड इनकम। ऐसे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसी तरह से एक्रूड इनकम होती है। एक्रूड इनकम का मतलब है कि इनकम तो हमारी हो गई है लेकिन उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो देन इनकम दैट हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल रेंट, कमीशन, ये हमारी इनकम हो सकती है बेटा, है ना, ये इनकम होती है। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या ड्यू तो हो गई, मतलब हमारा रेंट ड्यू हो गया किसी के ऊपर, कमीशन ड्यू हो गया जो हमने उसको सर्विस दिए हैं, लेकिन उसका इनकम अभी रिसीव नहीं हुआ। बट नॉट रिसीव्ड यट इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकता है, ड्यू बट नॉट रिसीव एक्सेट्रा। ऑल एक्रूड इनकम आर कंसिडर्ड एज एन एसेट्स फॉर द बिजनेस फॉर क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेंस the increase in the accrued income implies as income in the assets of the firm। ये accrued income क्या होती हैं, assets of the firm होती हैं। The following entry is part of recording the accrued income। तो एंट्री होगी बेटा accrued income account डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसकी एंट्री बताओ मुझे, कमीशन रिसीव्ड फॉर ₹5,000, बताइए। अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, लेकिन कैश कब डेबिट होगा, जब वो रिसीव हुआ है, लेकिन रिसीव ही नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट आपको करना है। कैश अकाउंट डेबिट की प्लेस पर एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट करना है टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट 27, एडवांस इनकम। ऐसा भी होता है कि एडवांस हमें कोई इनकम रिसीव हो जाए, उसे हम कहते हैं अनएक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एनी इनकम दैट हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मींस हमने अभी कोई सर्विस दी नहीं, इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। All income received in advance are considered as a liability and are credited. For example, rent amounted to ₹50,000 have been received in advance. Then the following entry is passed to record unearned income or income received in advance. Then entry will be rent received account debit to रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी बेटा, ये सेकंड एंट्री है, ये क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट के समय पर हम एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री है। इससे पहले एक एंट्री हो गई होती है, जब हम रेंट रिसीव करते हैं ना, तो एंट्री हमारी होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। मान लो 1 लाख रुपीज हमें रिसीव हो गया, लेकिन उस रेंट में हमारा 50,000 का एडवांस भी है, तो उस कंडीशन में सेकंड एंट्री हम करते हैं ये रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड एडवांस। मतलब जितना पार्ट अमाउंट का एडवांस है उसे वहां से हटाकर निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेंट रिसीव्ड एडवांस अकाउंट या अनअर्न्ड रेंट अकाउंट।